किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में जब ओपन हुआ तब मैं एनएसडी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। मैं 2010 में भूल जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। हिंदुस्तान का पहला इंडिपेंडेंट वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत ज्यादा इसके बारे में मतलब इतिहास में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। এন্ড মন্দার থেকে মানে তোমায় খুব বেশি চেনা যায়, লাইক দেবাশিস থেকে বেশি মন্দার বলে লোকজন রিপ্রেজেন্ট করে। অনির্বাণ যে টিমটা তৈরি করেছিল মন্দারের জন্য সে প্রত্যেকে ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান ওয়াজ সো ট্যালেন্টেড, মানে সিন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্টর্স টু ডিওপি লাইক শমিক হালদার, আর্ট, এভরিওয়ান। এবং নটাঙ্কিরও দুরকম নটাঙ্কি, একটা সিঙ্গিং বেসড নটাঙ্কি, অ্যাক্টিং সিঙ্গিং হচ্ছে কানপুরের, আর শুধু সিঙ্গিংটা হচ্ছে হাথরস নটাঙ্কি। শাশ্বত চ্যাটার্জি, you will feel the different kind of energy he has. Mane here he comes in as a performer. Okay. Sohini? She can switch. Okay. Mane she is talking to you right now. Are ki korcho ei the moment camera roll action, she is in the character. Whatever you want to do, learn it first. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रियलिशा डायरीज। और उसके और एक जो सेगमेंट है जिसका नाम है अनरिहर्स्ड, उसमें आज हम लोग फिर आ चुके हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। तो आज हमारे साथ जो है मैं उन्हें प्रॉपरली तो नहीं बोलूँगी कि वो सिर्फ एक बंगाल ही एक्टर है, नहीं। थोड़ा देर पहले हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका हिंदी भी काफ़ी अच्छा था, और एक्चुअली उन्होंने अपना पहला मूवी जो है वो हिंदी में ही किया था। तो आई थॉट कि मुझे भी थोड़ा फैमिलियर और रिलेटेबल फील होगा, तो आज का जो कन्वर्सेशन है वो आज लोग हिंदी में ही करते हैं। सो थिएटर एक्टर, obviously theater actor, that actor, then थिएटर्स, उसके बाद मूवीज, बंगाली, ओटीडी, बहुत कुछ है और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। सो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले बताइए कि आपको हम लोग का यहाँ का एम्बियंस और सेटअप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ऐसा इतना बड़ा सेटअप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर स्टूडियो में थोड़ा सा बहुत कम स्पेस के अंदर ही मैनेज करके करते हैं। मैंने लास्ट एक टीवी शो किया, वहाँ पे मुझे मिला था थोड़ा सा अलग तरह का। और सेकंड ये कि मतलब बहुत अच्छा सेटअप है। ओह थैंक यू। मैं कुछ गेस्ट से ये पूछती हूँ क्योंकि डूइंग अ पॉडकास्ट और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने भी सुना है कि बहुत कम सेटअप में भी करते हैं। तो जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि हाँ मैंने भी बहुत छोटे से स्टार्ट करके उसको यहाँ तक लेके आई हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फ्रॉम माई गेस्ट टू मी। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये खुला स्पेस होता है तो अच्छा लगता है, और ये जैसे हॉल में जिस तरह का सेटअप बनाया गया है और जिस तरह का डेकोरेशन है, अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है, मैं अपना भी रिव्यू लूंगी कि मैंने एंड तक कैसा काम किया, बिकॉज आप ऑब्वियसली बहुत दिग्गज है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और आर्टिस्ट है, सबसे बड़ा बात है। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि आपने अपना एक्टिंग करियर जो है कब शुरू किया था? मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, वैसे अगर मैंने थिएटर शुरू किया 2004 से। ओके। और वैसे मैं मतलब ग्रुप थिएटर होता था उस टाइम पे। तो मैं जिस शहर से हूँ कांचरापाड़ा, तो वहाँ पे ही मेरा पहला ग्रुप था। और उसके अगला स्टेशन मतलब कल्याणी, वहाँ पे दूसरा ग्रुप में वहाँ पे शिफ्ट हुआ। और उनके साथ ही मैंने ज़्यादातर थिएटर कोलकाता में करना शुरू किया। और वहाँ पे देखने के बाद यहाँ के कोलकाता के बहुत सारे डायरेक्टर्स ने हमें मतलब हमारे पूरे ग्रुप को, एक 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, बहुत मतलब एनर्जेटिक थे वो लोग स्टेज में, तो उनको बुलाया जाता था मतलब एज अ गेस्ट आर्टिस्ट। तो वहाँ पे काम करना शुरू किया, बदले में थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे। तो वैसे अगर कहा जाए तो उस तरह से हाँ पैसे मिलते थे तो प्रोफेशनली करते थे। पर वैसे मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ एनएसडी के बाद से। मतलब 2009 में मैंने एनएसडी किया। और 2012 में पास आउट हुआ। और उसके बाद मेरा पहला किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम का एक कंपनी है गुड़गांव में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे बाकायदा सैलरी मिलती थी अच्छा खासा। तो
उसके बारे में बताइए, बिकॉज एक्टिंग, थिएटर, ये सब के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मैं देखती थी, तो इसीलिए मुझे आपसे प्रॉपरली जानना है कि उसका बैक में कैसा चलता था, आप लोग कितना मेहनत करते थे, रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट वाज लाइक फेयरी लैंड दिखता था स्क्रीन पे, और मैंने देखा है एंड मुझे बहुत मन था कि मैं सामने जाके देखूं, बट हो नहीं पाया। बट आई होप वो फिर से शुरू हो, आप भी करो उस पे काम और मैं देखूं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। जी, मैं जब किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में जब ओपन हुआ, तब मैं एनएसडी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। मैं 2010 की बात है, हाँ, 9 में हमारा सेशन शुरू हुआ था। तो तब से किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे रिहर्सल शुरू हुआ है। हमारे कुछ सीनियर, तब एनएसडी रेपर्टरी कंपनी नाम का एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे एनएसडी से जो लोग पास आउट होते हैं, उनमें से कई लोग वहाँ पे एज ए बतौर आर्टिस्ट काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। तो वहाँ से बहुत लोगों ने छोड़ के किंगडम ऑफ ड्रीम्स ज्वाइन कर लिया था कि वहाँ पे एक शो बन रहा है, जिसका डायरेक्शन दे रहे हैं रॉयल शेक्सपियर कंपनी से एक डायरेक्टर आए हैं, डेविड फ्रीमैन बोल के। तो वो एक कुछ सुनने में आ रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है गुड़गांव में। तो क्या हो रहा है तब भी हमें भी नहीं पता था। तो हमारे सीनियर्स जब आते थे छुट्टी में स्कूल के कैंपस में, वो लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा सा कुछ होने वाला है। तो तब हमें सुनाई दे रहा था। तो 2011 में उनका पहला शो उन्होंने लॉन्च किया, जंगूरा, और उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त सीनियर्स उन्होंने वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने इनवाइट किया, हम देखने गए। और मेरे लिए वो एक मतलब एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले मैंने 2004 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, बहुत सारे थिएटर देखा है और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे थिएटर देखा है। तो वैसा थिएटर मैं पहली बार देख रहा था कि सामने हर विंग्स में एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, पीछे का पूरा साइक्लोड्रामा एक एलईडी स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है, पूरा एक 3D थिएटर है। ऊपर से हीरो की एंट्री हो रही है, ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं, हीरोइन की एंट्री, ऊपर से 3 नाव आके लॉन्च कर रहा है। तो ये सब मतलब मैं पहली बार देख रहा था। मैंने सुना था कि वैसे थिएटर होता है ब्रॉडवे में, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन, इस तरह का शोज चलते हैं, पर मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था। और ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब थिएटर में पॉसिबल है, वो भी मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। हालांकि हम लोग मतलब एनएसडी में हर तरह के जो थिएटर है होता है, वर्ल्ड में होता आया है या फिर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके बारे में बातचीत होती है, हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, कितने तरह के डिजाइन्स कर सकते हैं, वो सारे डिजाइन को लेके एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। पर उस तरह का मतलब एक कमर्शियल सेटअप बोले या फिर मतलब उतना बड़े स्केल में एक थिएटर मतलब पहली बार हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, वैसा एनएसडी में हमने भी नहीं पढ़ा था। एनएसडी में भी एक्सपीरियंस होता था, बड़े लेवल का होता था, पर वो दूसरी तरह से उनका अप्रोच था। वो जो सेटअप केओडी में बनाया था, वो जो 3D थिएटर और ऊपर से हर तरह से एक कैरेक्टर था, विच का एक कैरेक्टर था, चंबूटी, वो एंट्री लेता था उल्टा, अपसाइड डाउन, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, और वो उड़ता हुआ ऊपर से आती है और वो डायलॉग बोलती है, अपना एक्ट करती है और घूमती है, उसमें घूमते हुए चली जाती है। और उसके हर एंट्री इस तरह के होते हैं, साइड वाइज एंट्री होता है और फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह का हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, मतलब एज ए थिएटर स्टूडेंट भी। तो पहली बार जब देखा तो उसके ऊपर वैसे मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब ये मेरा बहुत ही पर्सनल ये था कि हुसैन ख्वाजर वाला, मैं एक्टिंग का स्टूडेंट था, बहुत डेडिकेशन था ही, और मैं ये काम बहुत पैशन से करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ। पर उनका जो डेडिकेशन है, जो शुरू से लेके एंड तक जो एनर्जी और जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, जो डांस, एक्शन सब कुछ कर रहे हैं लाइव, वो देख के मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आई नीड टू बी हियर, मुझे यहाँ पे होना है। और वो पहली बार मैंने बैठे बैठे, वो जब मुझे अभी भी याद है, वो जो इंटरवल में दिलहारा सॉन्ग हो रहा था, वहाँ पे हुसैन वो एक डांस करता है, और वहाँ पे बैठे बैठे मुझे लगता है मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि मुझे यहाँ पे होना है। और शो ख़त्म हुआ, उसके बाद बातचीत हुई, फिर एनएसडी कट टू हमारा एनएसडी ख़त्म हुआ कोर्स, और मुझे एनएसडी रेपर्टरी कंपनी से ऑफर आया था
कि उनका 3 आर्टिस्ट वो उस साल में निकल रहे थे, 6 साल उनका कंप्लीट हो रहा था, तो उनका रनिंग कुछ प्लेज चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्वाइन करने के लिए क्योंकि वो लोग स्टूडेंट्स को भी ट्रैक करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है ओवर द इयर्स, और हर प्ले में उनका कैसा परफॉर्मेंस, कैसा ग्राफ है, उनको कौन कौन चाहिए किस बैच से। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वो ज्वाइन करने के लिए, रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए ऐसा कोई एक्टर चाहिए। तो मेरे मन में चल रहा था कि मुझे तो वहां जाना है, और मुझे वैसे भी मतलब एनएसडी उस कैंपस से भी निकलना था, कुछ एक ब्रेक चाहिए था, क्योंकि 3 साल उसी कैंपस में मैं था, सब कुछ कर रहा था। और इस दौरान मैंने एनएसडी में मैंने अपने सीनियर्स को बोल के रखा था कि मुझे वहां पे आना है, अगर आप बताइएगा कुछ भी वहां पे रिक्वायरमेंट हो। तो उन्होंने वहां पे जो एचआर थे उनको बता के रखा था, तो वहां से कॉल आता है और वो कहते हैं कि उनको, हमारा ही एक सीनियर थे वहाँ पे, वो जंगूरा प्ले से एक कैरेक्टर कर रहे थे, तो वो छोड़ के बॉम्बे जा रहे थे, क्योंकि उनको बॉम्बे जाना था, उन्होंने 3 साल कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि आप अगर चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशंस के लिए। तो ऑडिशन हुआ और अगले दिन उनका कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, रिहर्सल शुरू होगा, आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके बाद फिर आपको लॉन्च किया जाएगा। तो मैं अब फंस गया इसमें कि हमारा वैसे टेक्निकली हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, पर हर बैच में जैसे मैं एक्टिंग का स्टूडेंट था, वैसे और मतलब एनएसडी में 2 कोर्स होता, मतलब एक ही कोर्स होता है, मतलब उसमें 2 अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, एक एक्टिंग का और एक डिजाइन का। अच्छा, डिजाइन। तो मैं एक्टिंग स्टूडेंट था। अच्छा। और 4 डिजाइनर्स थे। डिजाइनर्स इन द सेंस? डिजाइनर्स मतलब जो डायरेक्ट करते थे प्ले। ओके। तो डायरेक्शन स्टूडेंट नहीं बोलते हैं उसको, डिजाइन के स्टूडेंट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में पहले डायरेक्शन पढ़ाया जाता था, बाद में उसी कोर्स का नाम दे दिया गया डिजाइन, क्योंकि डायरेक्शन एक्चुअली सिखाया नहीं जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा। डिजाइन सिखाया जा सकता है। तो बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं उनको डिजाइन सिखाते हैं, तो उनको डिजाइनर कहते हैं, पर वो डायरेक्शन भी करते हैं उसमें। तो 4 हमारे डिप्लोमा प्रोडक्शंस होते हैं, तो उसमें हमारे ही बैच के सारे एक्टर्स उस प्ले में काम करते हैं। तो मेरा उसमें 2 प्ले में मैं कर रहा था, तो उसका एक शोकेस होने वाला था भोपाल में। ओके। तो मुझे वहां जाना था। तो जब तक ना वो कंप्लीट हो तब तक मुझे मतलब ऑफिशियली मैं मतलब रिलीज नहीं हूँ। ओके। हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मुझे उनको बताना पड़ा कि हमारा तो अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद ही हमें जाना था भोपाल। तो उनको बताना पड़ा कि मैं अभी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं इस महीने के, मैं नेक्स्ट मंथ के मैं 1 तारीख से ज्वाइन कर लूँगा। पर उनको इमीडिएट चाहिए था, क्योंकि जो एक्टर जा रहे थे उन्होंने नोटिस पीरियड दे दिया था कि इस तारीख को मुझे जाना है, तो उससे पहले उनको तैयार करना है उस कैरेक्टर के लिए, जो बैकअप जो एक्टर होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो अभी चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अब मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए, कंप्लीट हो जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, तब अगर हमें कुछ ज़रूरत हो तो हम बताएंगे। तो ठीक है, मैंने ये सारा टूर कंप्लीट हुआ, हमारा फेयरवेल हुआ, उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया उनको। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो वो जो रिक्वायरमेंट था हमने दूसरे प्ले से ले लिया, उनका झुमरू एक लॉन्च हो चुका था, तो वहां से एक एक्टर को उन्होंने इस कैरेक्टर में ले लिया। अब मैं क्या करूं? तो मैं तो टेंशन में आ गया, क्या करें अब, मैंने तो रेपर्टरी भी नहीं दिया है। तो अब मेरे पास दिक्कत ये है कि मैं अब दिल्ली में रहूं कि ना रहूं, ये सबसे बड़ी मतलब ये सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हॉस्टल छोड़ना होगा एनएसडी का। तो मुझे या तो बंगाल वापस आना होगा, तो सामान यहाँ पे लाना होगा, या फिर बॉम्बे जाऊं तो बॉम्बे भेजना होगा। तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि उनको फ़ोन करके कि देख लीजिए, मुझे अभी डिसीजन लेना है, तो अभी अगर कुछ हो तो अभी मुझे बताइए, नहीं तो मैं अगर दिल्ली या कोलकाता चला गया तो वापस से आना मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने बातचीत की,
फिर मैं इसी में थोड़ा सा मोहलत ले लिया मैंने स्कूल से, मतलब NSD से। तो 2-3 दिन के अंदर मेरे पास कॉल आ गया कि हमें दूसरा भी एक कैरेक्टर है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी चाहिए हमें, पर वो अभी रहेंगे पर हम बैकअप तैयार कर रहे हैं। तो जो वो कैरेक्टर है जो मैंने जिसके लिए गया फाइनली, जो मेन एंटागनिस्ट है शमशेर और किंग वीरेंद्र। अच्छा। एकदम शुरू में जो थ्रोन के ऊपर बैठा होता है किंग, तो उन्होंने बोला कि पर इसके लिए आपको दोबारा से इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए बकायदा ऑडिशन भी होते हैं? हाँ। अच्छा। क्योंकि वो चैनल बाय चैनल, मतलब ऊपर से वो अप्रूवल होके आता है, तो डायरेक्टर अगर देख के, भले ही आप NSD से पास आउट हो, पर वो प्ले ही ऐसा है कि उसमें फिजिकलिटी, लुक बहुत मैटर करता है। हाँ, तो आपका हर कैरेक्टर को उस तरीके से ही एक्टर्स को लिया गया है कि वो उनका हाइट, उनका लुक और उनका फिजिकलिटी कैसा है, क्योंकि वो स्टेज में वो जो इतना बड़ा सेटअप है उसमें फिजिकलिटी बहुत मैटर करता है। ये तो मतलब वो नहीं है कि चलो अगर हीरो शॉर्ट हाइट है, हीरोइन लंबी है, तो नीचे टूल लगा के फ्रेम कर दो। यू कैन नॉट डू दैट। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। पर वो प्ले भी जिस तरह से बांधा गया है, जिस तरह से डिजाइन किया गया है, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन एंड एप्रोप्रिएटली डिजाइन के ये कैरेक्टर शॉर्ट हाइट होगा तो ये कैरेक्टर शॉर्ट हाइट ही चाहिए। जो चंबूटी होंगी उसका एक सर्टेन बॉडी वेट होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बॉडी वेट होगा तो वो जो घूमते हैं, वो जो हार्नेस में लटक के वो जो घूमते हैं वो कर नहीं पाएंगे, उनका फिटनेस भी होना पड़ेगा। मैं डमरू कारगा भी करता था, उसमें डमरू का जो जंगूरा का बाप बनता था, वो उनका एक सॉन्ग है जालपा के साथ, मतलब उसके माँ बाप जो ये उसकी यंग एज में जो एक सॉन्ग था, वो उसमें उनको लिफ्ट करके कंधे पे बिठाना होता है, तो उस कैरेक्टर का वो फिटनेस होना पड़ेगा और एक सर्टेन बॉडी वेट होना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज थे, तो इसलिए बकायदा फिर ऑडिशंस हुए और फिर से उसके लिए मैंने ऑडिशन दिए और फिर हो गया। 2-3 दिन में फिर कॉल आ गया कि अगले दिन ही कॉल आ गया था कि आप इसके लिए सिलेक्टेड हो, आप आ जाइए। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरी रिहर्सल हुई 2 महीने मेरे ख्याल से, नहीं 1-1.5 महीने रिहर्सल हुई, और मैं तब देख रहा था, स्टैंड बाई में था, अंडर स्टडी था। उसके बाद मेरा ओपनिंग हुआ किंग वीरेंद्र से, उसके 3-4 महीने के अंदर शमशेर जो मेन एंटागनिस्ट है वो भी स्टार्ट कर दिया। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा था कि वो मैं 1-1.5 साल 2 साल करूंगा मैक्सिमम, उसके बाद बॉम्बे चला जाऊंगा। पर वहां पे वो शो करने में इतना मजा आता था, और खास करके हमें 4 शोज करने होते थे हफ्ते में, और वो 4 घंटे का मतलब एंगेजमेंट होता था। मतलब शो से 1 घंटा पहले जाना पड़ता था, 2 घंटा 20 मिनट का शो था, उसमें से 1 घंटे का शो था, 20 मिनट का इंटरवल था बीच में, और उसके बाद आप फ्री हो। तो मैं दिल्ली में रह के, मतलब मैं गुड़गांव में रहता था, और पैरेलली मैं दिल्ली में हिंदी थिएटर करता था। अच्छा। तो वो भी एक चल रहा था बीच में, और जो भी ऑडिशंस आते थे बॉम्बे से, वो ऑडिशन वहां से ही मतलब सेल्फ टेस्ट करके भेजता था। तो ऐसे ही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और मुझे मजा आने लगा था वो करके, क्योंकि मैं मतलब आप हर हफ्ते में 4 दिन आप शोज कर रहे हो, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए कैरेक्टर के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो। और एक चीज ये था कि मतलब एक ही कैरेक्टर आप कर रहे हो, पर मैं उसमें 2 कैरेक्टर बन के गया था। मुझे 2 और कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि मैं मेरा जो फ्लेक्सिबिलिटी डांस ये सब देखते हुए कि आप ये दोनों कैरेक्टर भी प्रिपेयर करो। तो मैं बोर नहीं हुआ कि मुझे मतलब हर हफ्ते में मैं 2 एक दिन में 2 कैरेक्टर करता था और दूसरे दिन में 2 कैरेक्टर करता था, मतलब इंटरवल से पहले इंटरवल के बाद 2 अलग अलग एंट्री था। तो मुझे ऑल लाइव चेंज हो रहा है, मेकअप हो रहा है, इट वाज अलग ही मजा आता है। हाँ, तो जैसे मैं शुरू में वो किंग वीरेंद्र था, तो किंग वीरेंद्र और क्वीन, वो जो एलिफेंट में पूरा एलिवेट होता है, एकदम ऊपर जाता है, नीचे जो डांसर्स थे करीब 60 के आसपास डांसर्स डांस करते थे। उसमें करीब 8-9 गाने थे, और सारे शामक दावर के डांसर्स थे। और वो मतलब अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा उसके बाद शमशेर में भी 2 अलग अलग सॉन्ग्स में डांस था।
तो ओवरऑल आई वाज एंजॉयिंग। और मुझे मतलब मैं एज एन एक्टर हमेशा ऐसा कोशिश किया है कि मुझे मैं कितना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, उसमें मुझे ज्यादा मजा आने लगता था। तो मैं वो जो कैरेक्टर मुझे मिला था उसको मैं हर तरह से मैं एक्सपेरिमेंट करता था। मतलब क्यों आपको सेम रखना पड़ेगा, बीच में आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करो हर दिन अलग अलग मोटिवेशन के साथ। अच्छा। तो वो मुझे मेरे लिए एक बहुत लर्निंग पीरियड रहा मेरे लिए कि आप एज एन एक्टर कितना इवॉल्व हो रहे हो। तो और लाइव परफॉर्मेंस है और बाकी भी सारे एक्टर्स आपके साथ कैसे मतलब सपोर्टिंग में है। और लाइव परफॉर्मेंस में एक मजा ही कुछ और है, मतलब जो ऑडियंस का जो रिएक्शन एकदम इंस्टेंट आता है। तो वो फेज बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत मजेदार रहा। ह्यूज प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। क्योंकि और ये तो आपके बात से ही समझ आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आपको भी पता था कि इस पॉडकास्ट में हम लोग एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, थिएटर के बारे में, बट ये गंगूरा का जैसे ही बात आया आपके चेहरे पे मुझे आईज में एक स्पार्क दिखा दैट यस डू यू नो, हैव यू सीन इट? सो यस आई हैव, एंड आई वोंट से कि मैंने प्रॉपरली देखा क्योंकि पॉसिबल नहीं हुआ, बट हाँ आई वांटेड टू सी इट लाइव, और अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी हो तो मैं जाके सामने देखूंगी। बट आई थिंक इट इज वो हर एज ग्रुप के लिए ही मतलब है। बिल्कुल। और हमने देखा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे क्योंकि उनका टाई अप था बहुत सारे होटल्स के साथ, टूरिज्म में बहुत जो लोग आते थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ के वो लोग भी आते थे। और मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने उससे मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि वो एक्चुअली कोलकाता से है, जर्मनी में पढ़ाता है संस्कृत एक यूनिवर्सिटी में। तो वो छुट्टी में आया था और वो ताजमहल देखने गया था। देख के फिर केओडी आया जंगूरा देखने, तो उसने बोला ताजमहल को मुझे सामने से देख के इतना मजा नहीं आया जो ये प्ले देख के आया। वाओ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं फैमिली मैन के बारे में बात करने के लिए। सो हाउ फैमिली मैन हैपेंड? ओके, तो मैं केओडी में था तब, जंगूरा का शो चल रहा था। तो एक दिन दोपहर को मेरा एक दोस्त का व्हाट्सएप में मैसेज आता है। मेरा एक बैचमेट था हार्दिक नाम से, मेरे एनएसडी का बैचमेट था। वो गुजरात से था पर वो बॉम्बे में रहता है अभी। हाँ। वहाँ पे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। तो उसका एक इज ही एक्टर आल्सो? ही इज एक्टर। वो इज ही द पर्सन जिसने रिसेंट अजय देवगन के साथ काम किया एक मूवी में, हार्दिक? आई डोंट नो, मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ। तो वो मेरा बैचमेट था। तो उसका एक मैसेज आया कि मेरा एक कास्टिंग एसोसिएट दोस्त है, तो वो ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई एक्टर जो बंगाल से बिलोंग करते हो या इस तरह का लुक के हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए क्योंकि फाइट एक्शंस वगैरह है। तो काफ़ी सारे एक्शंस थे जो कि सारा रखा नहीं गया सीरीज में। तो मैं केओडी में ही था, तो मेरे पास आया, तो उन्होंने बोला कि कांटेक्ट करने के लिए। तो मैंने कनेक्ट किया उनको, तो उन्होंने बोला कि एक स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप एक सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए। तो मैं घर गया, वहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया, ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया, थोड़ा बहुत ये किया। और मेरे एक दोस्त हैं शाहिदुर, तो उसको मैंने बुला लिया। वो मेरे सीनियर हैं एनएसडी के ही, तो वो भी था केओडी में, वो भी जंगूरा करता था। तो उसको बुला लिया, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन शूट किया, वो भेजा, और मतलब भेजने के 1 घंटे के अंदर ही आ गया वापस कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपके पास प्रोडक्शन से कॉल आ जाएगा। फिर कॉल आ गया, फिर बाकी का बातचीत, फिर मेल, ये सब। तो उसके बाद रेस्ट इज, फिर काम हुआ, बहुत अच्छा लगा। मतलब मनोज बाजपेयी अनफॉर्चुनेटली मनोज बाजपेयी के साथ मेरे सीन्स नहीं थे। मेरा ट्रैक थोड़ा सा अलग था, पर ऐसा दिखाया गया। ऐसा मीटअप हुआ उनके साथ? ऐसा नहीं, अलग डेज में ही हमारे शूट्स थे। मनोज बाजपेयी के साथ एक दिन शूट होने वाला था। अच्छा। पर उस दौरान एक्चुअली बॉम्बे में बारिश के टाइम पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमारा एक डेट ब्लॉक किया गया था, मतलब एक हफ्ते का, पर वो बारिश की वजह से फिर चेंज हो गया। फिर जब उनका एक सेटअप हुआ, तब वो एकदम 11th आवर में मेरे पास कॉल आया था कि ऐसा हो पाएगा क्या। तो वो मनोज बाजपेयी के साथ सीन था उसमें। अच्छा।
पर वो एक्चुअली ऐसे टाइम पे आया था कि मेरा 2 दिन बाद पूरा शो था, मतलब इसमें केओडी में, और उसका कोई बैकअप नहीं था। Okay. तो मैंने उस दौरान मैंने वो डेट नहीं दे पाया उस टाइम पे, पर फिर बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट में वो सीन थोड़ा सा अलग से चेंज किया। तो मेरा ट्रैक, हम लोगों का ट्रैक थोड़ा सा अलग था। मनोज बाजपेयी के अंदर ही एक टीम काम करता है, वो मतलब श्रीकांत तिवारी के अंदर जो लोग वो हॉस्पिटल में वो टास्क उस टास्क फोर्स में ही, तो उसमें मैं था। तो मज़ेदार था क्योंकि राजन डीके के साथ काम करना वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही चिल रहते हैं वो लोग सेट पे, और शूटिंग में भी मतलब जो जितना चाहिए उसको लेके, और बहुत मतलब आपको कंफर्ट देते हैं कि आपको जैसे करना है आप करो, बाकी का हम कर लेंगे। मतलब शूट मतलब ये बहुत जरूरी होता है एज एन आर्टिस्ट, इट इज बिल्कुल आप अपना क्राफ्ट दिखा पा रहे हो फ्रीली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि मतलब बहुत जगह में ऐसा होता है कि सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है, या कैमरे के एंगल के अकॉर्डिंग, कैमरे के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। मैंने पहली बार वहां पे देखा कि मैंने जो सिनेमाटोग्राफर था करीम बोल के, उसको मैंने पूछा कि आप बताइए कि मतलब कि मैंने देख रहा था कि वो बहुत एफर्ट कर रहा था। क्योंकि एक शॉट था 6th एपिसोड में, डांस ऑफ डेथ बोल के वो एपिसोड है, तो उसमें एक शॉट था पूरा 15 मिनट का, एक ट्रैक शॉट था। कोई कट नहीं था बीच में। तो वो जो टेररिस्ट हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, वहां से वो कैमरा स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट करके वो टेररिस्ट घुसते हैं, वहाँ पे शूट आउट करते हैं कंट्रोल रूम में, उसको फॉलो करते करते जाते हैं, जोया को पकड़ते हैं, फिर टेररिस्ट चला जाता है, मुझे पकड़ते हैं, मुझे फॉलो करके बाथरूम तक जाते हैं, कॉल आता है, फिर वहाँ से वो साउंड सुनता है, निकलते हैं, फिर टेररिस्ट मेरे गन पॉइंट करते हैं, फिर मेरा उसका एक फाइट सीक्वेंस है पूरा। तो उसमें एक्चुअली स्पेस इतना कम था ना, तो कैमरा, इतना बड़ा कैमरा लेके वो घूमना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैंने कोऑपरेट करने के लिए मैंने उनको बोला कि आप बताओ, हम उस हिसाब से हम कर लेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने हिसाब से करो, हम आपको फॉलो कर लेंगे, भले 2 बार रिहर्सल करेंगे, पर क्योंकि मुझे पता कि वो शॉट अगर एक बार कटा तो फिर वापस से वहां से शुरू करना पड़ेगा। मतलब 5 मिनट पहले से वो टेक so वो पूरा एक टेक में पूरा का पूरा शॉट है। तो उसके बाद भी मेरे बाद भी पूरा ऊपर जाता है, वो भी पूरा एक टेक में है, बीच में कोई कट नहीं है। तो पर उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि बोला कि नहीं, आप लोग अपने हिसाब से करिए, हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे वो शूट कर सकते हैं। तो बहुत मजेदार रहा वो, बहुत लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस भी रहा। अच्छा, तो मुंबई में ओटीटी में काम करना और कोलकाता में ओटीटी में क्या फर्क नजर आया? बहुत सारे चीजों में फर्क है। जैसे कि मैंने एक फर्क अभी मैंने बताया कि आपको इतना मतलब कंफर्ट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस को वैल्यू दिया जाता है, कि परफॉर्मेंस की जो ऑर्गेनिक क्वालिटी है ना, तो वो आपको वो लोग समझते हैं कि एक ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस निकालने के लिए एक एक्टर को एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस दे पाएंगे फ्लो में। उसको अगर हम लोग ज्यादा छेड़खानी करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि ऐसे करो, मतलब हमारे हिसाब से एडजस्टमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, वो दिखेगा उसमें। तो उसमें मैंने देखा है कि एक उस चीज में, दूसरा अगर मतलब एक ओके टेक होने के बाद भी वो लोग कुछ आइडिया नया लेके आते हैं, उसको लेके टेक करते हैं कि ऐसे अच्छा ऐसा करते हैं। अब वो एक्टर को भी देखते हैं कि उसके हिसाब से भी वो क्या लेके आ रहा है ऑन टेबल, तो उस हिसाब से भी देख के वो लोग कुछ अपना आइडिया लेके आएंगे कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे कर रहा है, तो ऐसा हमने नहीं सोचा था, चलो इसको इस तरह से फिर करके देखते हैं, उस तरह से। तो जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है और आप जो तैयारी करके जाते हो और वहां पे जो करते हो, तो वो एक्चुअली आपका ग्राफ ऊपर ही जाता है, आप ग्रो करते हो। और उसमें भी आप एक्चुअली, मैं भी ऐसे ही देखता हूं कि ये चीज प्रोडक्शन में ना, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही आप करोगे, या वो जो कह रहे हैं वही आप करोगे। वो भी देखना चाहते हैं कि आप क्या लेके आ रहे हो।
तो वो अगर आप कुछ लेके आते हो वो उसको रिसीव करते हैं और उस हिसाब से उसको और आगे ले जाते हैं कि चलो कुछ और ऐसा ट्राई करते हैं, वैसा ट्राई करते हैं। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उनके पास बजट भी अच्छा रहता है और टाइम भी रहता है। क्योंकि बजट रहता है इसलिए टाइम भी रहता है, और वो जो काम बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमें मतलब जैसे यहाँ पे इतनी जद्दोजहद रहती है। मैंने अभी एक सीरीज कंप्लीट किया, बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, मतलब वो बॉम्बे के लोग सुनेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी। तो मतलब एक 16-17 दिन में 20 दिन में एक सीरीज हो रहा है, उसको भी कम करके इतना मतलब 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। उतने दिन में तो मतलब वहां पे एक एक एपिसोड करते हैं। तो ये एक बात है। तो वहां पे आप क्या ही करोगे, इतना प्रेशर रहता है ऑलरेडी डायरेक्टर पे, पूरे टीम पे, कि आपको एक लोकेशन पैकअप करना है। एक लोकेशन के अंदर आपको 20, 25, 30 सीन निकालने हैं। तो वहां पे शायद एक दिन में शायद 4-5 सीन ही करते हैं, 2-3 सीन ही करते हैं पूरे दिन में, एक लोकेशन में रखते हैं। अगर उस लोकेशन में अगर और भी सीन हुए तो वो बाद में रखेंगे, 4-5 दिन लेके शूट करेंगे। पर यहाँ पे बजट ही इतना टाइट रहता है, टाइम इतना कम रहता है, और तो आपको एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सारे सीन उस लोकेशन में निकालने होंगे। तो उसमें आप क्या ही कर लोगे, मतलब आप एज एन एक्टर आप कितना क्रिएटिविटी, वही कि आप एक टेक, क्योंकि आपको ये जो सारी टेक्निकलिटीज है ना, ये टेक्निकलिटीज के साथ आपको एक जगह में सेट होने में ही टाइम लग जाएगा। कि आप एक सीन के अंदर ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो हम जो देखते हैं वो उसमें पता नहीं चलता है कि वो कितनी प्रोसेस है उसके अंदर, कि टेक्निकलिटीज हैं। एक दो एक्टर अगर एक आपस में अगर सीन कर रहे हैं, उनका अपना रिदम है, एक साथ जब करते हैं उनका अपना इक्वेशन है, केमिस्ट्री डेवलप होता है। तो उसको एटलीस्ट 2-3-4 बार करना पड़ता है वो जो फ्लो स्टेट में जाने के लिए। पर आपके पास अगर वो टाइम नहीं है, आप अगर वो मौका नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी अच्छा एक्टर हो, वो नहीं कर पाएगा। तो आपको वो जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक खाना बनने में टाइम लगता है ना, तो उसको आपको वो टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आधा घंटा जो लगता है वो खाना बनने में, आपको उसको अगर 5 मिनट में बनाने के लिए बोले तो 5 मिनट का खाना वैसा ही होगा, हाफ कुक्ड होगा। हाँ। तो हाफ कुक्ड खाना और एक अच्छे तबीयत से बनाया गया एक खाना, दोनों में फर्क होगा। यही फर्क है। मैं हूल के बारे में बात कर रहे थे। तो हूल जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। पहला जो वो एक्चुअली हिंदुस्तान का पहला इंडिपेंडेंट वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, जो मतलब बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद पहला जो ये रेवोल्यूशन हुआ 1857 का, जो म्यूटिनी हुआ, केन म्यूटिनी, तो वो पहला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो रेवोल्यूशन था। पर क्योंकि वो संथाल लोगों ने वो रेवोल्यूशन किया था, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। तो उसके ऊपर हमने ये फिल्म पहली बार बना रहे हैं, हूल बोल के, जो अभी 4 सितंबर को रिलीज होगी। उसमें मैंने कानू मुर्मू का रोल प्ले किया है, जो वन ऑफ द लीडर है संथाल रेवोल्यूशन का, और सिद्धू मुर्मू प्ले किया है किंजल, यहाँ के एक बहुत दिग्गज एक्टर हैं। तो ये रोल प्ले करते वक्त हमने जो रिसर्च किया उसमें हमें पता चला कि मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मतलब इतिहास में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, और है भी तो बहुत डिटेलिंग में नहीं है। मतलब क्योंकि अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। क्योंकि ये फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल कैरेक्टर है, और इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, पर वो अलग अलग सोर्सेज से पता है। अब वो सोर्सेज कौन से हैं वो एक जगह में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो कुछ बातें तो हैं जो लोक कथा में प्रचलित है, कुछ बातें कुछ नॉवेल में किसी ने लिखा है। तो हमने जैसे कई सारे 2-3 नॉवेल से रेफरेंसेस लिए हैं। हमारा जो डायरेक्टर था आबिर, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है, उन्होंने जो मुर्मू फैमिली है, जो सिद्धू और कानू के जो एक्चुअल फैमिली है, जो दुमका में रहते हैं अभी, तो वहां पे उनसे जाके मिला, और उनसे जो बातें पता चली उनके बारे में, वो थोड़ा सा अलग है जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उनके बारे में। तो हमने उसका एक मेल रखने की कोशिश किया है,
पर हमने क्योंकि उनके परिवार से एक बातचीत करके उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लिया है, तो हमने उस पर ही ज़्यादा गौर किया है, क्योंकि उसको ही ज़्यादा ऑथेंटिक मान के। अब क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक रोल प्ले किया है कानू मुर्मू, तो कानू के बारे में कहा जाता है कि फिल्म में पहले ऐसा दिखाया गया था कि कानू की शादी हो चुकी है, अच्छा, या शादी का सीन था, एक्चुअली शादी हो रहा है फिल्म में, पर उनके परिवार से पता चला कि कानू की शादी नहीं हुई थी। उसके साथ एक लड़की का प्यार था, और दूसरी जगह से पता चली है कि कानू उसको लेके भाग गया था। अच्छा, पर उससे उनके फैमिली बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया वो मानने से। अच्छा, तो इसलिए हमने शादी नहीं दिखा पाए, तो उसको सांगा बोलते हैं। अच्छा, तो हमने एक एंगेजमेंट, एक रिचुअल उस तरह का एक दिखाया है, एक लव स्टोरी बिल्डअप होते हुए दिखाया है, पर उस दौरान ही वो हुल मतलब रेवोल्यूशन शुरू हो गया, और उसमें तो वो मर जाते, मतलब परलोक सिधार जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं दिखा पाए हम। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आपको फिल्म में दिखाने के लिए तब आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि आप कौन से इंफॉर्मेशन के साथ जाएंगे। तो हम भी मतलब म्यूचुअली डिस्कस करके एक जगह में हमें आना पड़ा कि वो किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। पर उस दौरान हमें पता चला कि मतलब हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम वॉर के अकॉर्डिंग जितना अप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए था और इन लोगों को मिलना चाहिए था, उतना अप्रिसिएशन या उतना सेलिब्रेट उनको नहीं किया जाता है जितना दूसरे लोगों को किया जाता है। बाकी सभी डिजर्व करते हैं, पर वो भी डिजर्व करते हैं, पर उनको लेके उतना ज्यादा वो सेलिब्रेशन नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर टाइम पे ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे भी हम अगर देखें तो पूरे दुनिया में वो कैपिटलिज्म का जो राज है, खास करके अमेरिका जो अभी जिस हालात से गुजर रहे हैं, आए दिन किसी देश में घुस जा रहे हैं और वॉर हो रहा है, तो वहां पे इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं कि उस दौरान उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर जैसे सबसे पावरफुल एक मतलब जो पावर है उसके अगेंस्ट में उन्होंने जंग छेड़ दिया था। सिर्फ उनके पास था कहने को वो धनुष, ये सब कुल्हाड़ी, ये सब लेके उन्होंने कमान बंदूक इसके अगेंस्ट में उन्होंने वॉर जंग छेड़ दिया। तो उनको डर तो लगा होगा बिल्कुल, पर वो डरे नहीं। उन्होंने तो उनका जो हौसला है, उनका जो वैलर है, वहां से हम वो ले सकते हैं, वो लर्निंग ले सकते हैं आज के टाइम पे, आज के जनरेशन की। ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कहीं पे भी कुछ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे हालात में चले गए थे कि वो शोषण के एकदम पीक में चले गए थे कि वो लोग सर उठा के जीना तो दूर की बात, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। कि फिल्म में हमने दिखाया भी है ऐसे कि मतलब कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी है उनकी, तो उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था कि हर तरह से वो शोषित हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स से शोषित हो रहे हैं वो अलग से, पर वहां के जो जमींदार, साहूकार, महाजन, ये लोग बयाज में उनको मतलब एक्चुअली वो कहानी शुरू हुआ यहाँ से कि वो जो राजमहल पहाड़ है ना, वो लोग उसमें वहां पे रहते थे। तो वहां पे जब पहली बार जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब चिरस्थायी बंदोबस्त, तो जो परमानेंट सेटलमेंट जब आया 17 उस टाइम पे सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में, तो उस टाइम पे उनके ऊपर वो टैक्स लागू किया गया। अब वो लोग इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था उनके पास कि वो लोग वैसे ही जंगल काट के वो अपने लिए सर्वाइवल के लिए कुछ मतलब फसल उगाते थे और उससे सर्वाइव करते थे, और उनके ऊपर टैक्स डाल दिया। अब वो टैक्स देंगे कहाँ से? तो वो जो उगाते थे वो लोग लूट के ले जाते थे टैक्स के नाम पे। तो वो सरवाइव करने के लिए उनको फिर ब्याज देते थे, मतलब ब्याज, मोटे ब्याज में उनको मतलब पैसे उधार में देते थे जमींदार, साहूकार, ये लोग। तो वहां से उन्होंने वो छोड़ दिया वो जगह, और वो सब लोग शिफ्ट हो गए। वो जो दूसरा जो मानभूम उस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये बांकुड़ा, पुरुलिया, यहाँ से पूरा वो दूसरे राजमहल पहाड़ के इर्द गिर्द में वहां पे जाके जंगल में जाके बस गए। फिर इन लोगों ने देखा कि अगर वो लोग वहां पे शिफ्ट हो गए तो फिर हमें खाजना मतलब टैक्स कौन देगा, हम कैसे चलेंगे? तब ब्रिटिशर्स ने वो
जमींदारों को खुला छोड़ दे दिया कि वो भी आपको हम पूरा मतलब सोल्जर्स के सपोर्ट देंगे, आप वहां पे जाके सबको इकट्ठा ये कीजिए और उन पर टैक्स, उनको बोलिए कि आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा, आप कहीं भी जाके बस जाएंगे। तो तब से शुरू हुआ उनका वो प्रॉब्लम, और वो शोषण बढ़ते 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 ऐसी जगह में चली गई कि मतलब किसी ने अगर मोटे ब्याज पे अगर वो टैक्स मतलब कुछ उधार लिया है तो वो चुका नहीं पाते थे, और वो बढ़ते बढ़ते वो चक्रवृद्धि सूद जो बोलते हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि उनके खानदान सबको उसमें ले लेते थे, और वो फिर उनका दास बन जाते थे। अच्छा। उनके खानदान के सब, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे सब उनका मतलब उनके लिए गुलामी करते थे, और उनको वो तो इंसान ही नहीं समझते थे। घर के औरतों को उठा के लेके गए, जो आदमी है उनसे मतलब मजदूरी करवा रहे हैं, कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ भी उसके बदले में नहीं दे रहे हैं। तो ये करते करते ऐसी जगह में चला गया। तो तब एक टाइम आया जो ये सिधू कानू, ये जो मुर्मू फैमिली है, इन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना हम सर उठा के एक बार कोशिश करें कि जीने की। तो उन्होंने 1855 में वो जो एक भोगनाडीही डिस्ट्रिक्ट में वो मैदान है, उसमें उन्होंने पहली बार हूल का आगाज किया। अच्छा। 10,000 जो संथाल थे उनके वो आए थे वहां पे, और वहां से फिर शुरू हुआ। फिर वो काफी हद तक आगे बढ़ गए थे पर हो नहीं पाया, तो फिर ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ उन पर लागू कर दिया कि शूट ऑन साइट, कि देखते ही उनको मार दो। तो ऐसे कुछ बहुत मतलब लोग मारे गए, तो वो हारे। पर वहां से आगाज हुआ ये केन म्यूटिनी, जो सिपाही विद्रोह है, वो हमने इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसा है, तो हमें लगा कि ये कहानी होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है पर ये लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये हमने कोशिश की। ओके, सो अब एक्टिंग की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू लाइक टू प्ले मोस्ट, लाइक रोमांटिक और ग्रे, नेगेटिव, पॉजिटिव? हाँ, मुझे अगर जॉनरा अगर कहें तो मुझे रोमांटिक कैरेक्टर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ास करके एनीथिंग व्हिच वर्क्स ऑन रिलेशनशिप। ओके, तो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड कोई भी कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है, जो और वैसा लिखा भी मतलब लेखनी होना चाहिए, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मुझे एज एन एक्टर मुझे कॉम्प्लेक्स, मैं अभी जिस स्टेज में हूँ, मुझे करीब 22 साल हो गए, 2004 से लेके अभी तक, मतलब हाँ। तो मुझे अभी मैं जिस स्टेज में हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को और बारीक करने की। तो मुझे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके लिए वो जैसा मैंने कहा कि राइटिंग भी वैसा होना चाहिए, किसी को सोचना पड़ेगा। तो मतलब फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त गुड़गांव में था, वहाँ पे मैं एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, मैं एक इंस्टीट्यूट में वहाँ पे इंटरनेशनल बैकलॉरेट में मैं एज ए फिल्म फैसिलिटेटर ज्वाइन किया था, तो फिल्म पढ़ाता था वहाँ पे, सिनेमा। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, अनिर्बाण भट्टाचार्य, तो उसने मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर का, उस पर बेस करके एक सीरीज उन्होंने सोचा था, मौनदार। तो उन्होंने, उनका फोन आया कि एक मौनदार बोल के एक सीरीज हम सोच रहे थे मैकबेथ के ऊपर, तो आमी चाई तू এটা কর। তো আমি বললাম ইয়া ওয়াই নট, মানে ওই সময় তো উই অল আর লুকিং ফর ওয়ার্ক, মানে আর সেই জন্য আমি আই নো হিম, হি ইজ আ ভেরি সিনসিয়ার গাই, মানে আমার উই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ হিম, हम थिएटर में एक साथ काम करते थे। না ঠিক আছে, এবার আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি, কারণ আস্তে আস্তে আমরা আবার মুম্বাই থেকে টলিউডে চলে যাচ্ছি। ওকে, তো আমার ওই সময় আমি ওখানে সিনেমা পড়াচ্ছিলাম, তো আমার বন্ধু ও থিয়েটারে, আমরা একসাথে থিয়েটার করতাম, তো তারপরে ও এখানে কন্টিনিউ করেছে। And he's a very, I know him, he's a very sincere actor, sincere artist, and a very multi-talented artist. মানে he can sing, he write, ওর এখন একটা চ্যানেল আছে হুলিগানিজম, সেখানে ও গান গাইছে, গান লিখছে, সুর দিচ্ছে। ওর অ্যাক্টিং সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি, ডিরেকশন ওর প্রথম মন্দার। তো আই নো হিম, হি ইজ আ ভেরি সিনসিয়ার পারসন, সিনসিয়ার অ্যাক্টর অ্যান্ড আর্টিস্ট। তো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। তারপরে আমাকে শোনালো যে এটার ওপর, আমি স্ক্রিপ্টটা তখন লেখা চলছিল, তারপর আমাকে স্ক্রিপ্টটা পাঠালো, আমি পড়লাম। সো আই ফাউন্ড ইটস মানে খুবই ব্রেন স্টর্ম করে খুব ভালো করে লেখা একটা স্ক্রিপ্ট। আমি অ্যাকচুয়ালি বহুদিন পর
অত ভালো ওয়েল রিটেন একটা স্ক্রিপ্ট পেলাম। তো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড দ্যাট খুব ভালো কিছু একটা হতে চলেছে। তো তারপর তো মন্দার হলো, অ্যান্ড রেস্ট ইজ হিস্ট্রি। অ্যান্ড মন্দার থেকে মানে তোমায় খুব বেশি চেনা যায়, লাইক দেবাশিস থেকে বেশি মন্দার বলে লোকজন রেপ্রেজেন্ট করে। তো হাউ ডু ইউ ফিল রিগার্ডিং দ্যাট? অফকোর্স ফিল গুড, মানে সেটা শুধুমাত্র আমার একার এফোর্ট তো নয়, পুরো জয়েন্ট এফোর্ট। এবং তার জন্য অনির্বাণ যে টিমটা তৈরি করেছিল মন্দারের জন্য, সে প্রত্যেকে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ওয়াজ সো ট্যালেন্টেড। মানে সিন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্টার্স টু ডিওপি লাইক শৌমিক হালদার, আর্ট, এভরিওয়ান, অ্যান্ড রাইটিং ওয়াজ সো গুড। মানে এরকম একটা স্ক্রিপ্টের জন্য অ্যাক্টার্স বসে থাকে, মানে এরকম একটা ভালো স্ক্রিপ্টের জন্য। তো ইট ওয়াজ আ ভেরি কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার। আমিও হয়তো সেরকমই একটা কিছু করার মতন তৈরি ছিলাম। তো ওয়েন আই গট দিস কাইন্ড অফ স্ক্রিপ্ট, তো আমার মনে হলো যে এটাতে আমি আমার মানে যতটা বেস্ট আমি কিছু করতে পারি, কারণ সেই স্কোপটা ছিল। তার আগে আমি শেক্সপিয়ারের ওপর কাজ করেছিলাম, অ্যান্ড আই বিলিভ দ্যাট for any actor doing any kind of character which is written by Shakespeare, especially tragic characters, that's a blessing and opportunity for an actor to grow. মানে আমার জন্য প্রথম যে অপরচুনিটিটা ছিল সেটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের ওথেলো। মানে আমি তখন এনএসডির সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। তো আমাদের একটা প্রোডাকশন হয় যেটা কোনো একটা স্টেটের একটা ফোক ফর্ম শিখতে হয়, একটা না মানে মাল্টিপল ফোক ফর্ম শিখতে হয়, তারপর মধ্যে একটা ফোক ফর্মের উপর বেস করে একটা প্রোডাকশন করতে হয়, একটা প্লে করতে হয়। তা আমাদের টাইমে ছিল ইউপি, উত্তরপ্রদেশ। তো উত্তরপ্রদেশের যত ফোক ফর্মস আছে সেগুলো আমাদের শিখতে হয়েছে। তো তার মধ্যে রাসলীলা ছিল, তার মধ্যে মেন ছিল নটাঙ্কি। এবং নটাঙ্কিরও দুরকম নটাঙ্কি, একটা সিঙ্গিং বেসড নটাঙ্কি যেটা কানপুরের নটাঙ্কি, আর একটা যেটা অ্যাক্টিং অ্যান্ড সিঙ্গিং। অ্যাক্টিং সিঙ্গিং হচ্ছে কানপুরের, আর শুধু সিঙ্গিংটা হচ্ছে হাথরাস নটাঙ্কি। তার সঙ্গে রাসলীলা ছিল, তার মধ্যে আখাড়া কুস্তি ছিল, দেশি রেসলিং যেটা, তার মধ্যে কবিগান ছিল, তার মধ্যে মার্শাল আর্টস ছিল। এবং আমরা ইউপিতে যাওয়ার পর, মথুরায় যাওয়ার পর আমরা ওখান থেকে শিখি। মথুরায়, বৃন্দাবনে ওদের মানে আখাড়া রয়েছে যারা মার্শাল আর্ট এখনো প্র্যাকটিস করে, তো তাদের কাছ থেকে শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তো ওখানে ওই ফর্মগুলো শেখার পর ওটার ওপর বেস করে ওটাকে ইউজ করে আমরা একটা প্রোডাকশন করি, সেটা হচ্ছে ওথেলোর। এবং প্লেটা হয়েছিল উর্দুতে, যেটা হ্যাঁ ডিরেক্টেড বাই ত্রিপুরারি শর্মা অ্যান্ড রিটেন বাই অলসো হার। তো এটা হয়েছিল সেকেন্ড ইয়ারে। তো কটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানো তুমি? হ্যাঁ, উর্দু ইজ অলসো দেয়ার। সো হ্যাঁ, মানে উর্দুটা আমার প্রথম শেখা হয় হচ্ছে এনএসডি যাওয়ার সময়। আচ্ছা। তো এনএসডি অ্যাডমিশনের জন্য ওরা 3টে স্পিচ পাঠায়, তো তার মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করে ওটার উপর প্রিপেয়ার করতে হয়। তো আমার ফার্স্ট ইয়ারে ছিল হচ্ছে লোপাখিন, সেকেন্ড ইয়ারে ছিল তুগলাক। তুগলাক ইজ রিটেন ইন উর্দু, ইটস আ উর্দু প্লে। ইটস রিটেন বাই গিরিশ কার্নাড অ্যান্ড ট্রান্সলেটেড বাই বাবা কারান্ত। তো উর্দু ওই সময় থেকে আমার মানে ওই তুগলাক প্রিপেয়ার করার জন্য আমি উর্দু শিখি। তারপর এনএসডিতে গিয়ে প্রথম উর্দু প্লে হয় হচ্ছে আমাদের সাথে আগা হাসরা কাশ্মীরির খুবসুরত বালা। খুবসুরত বালা ইজ ইট হ্যাপেন ইন পার্সি স্টাইল। সো পার্সি স্টাইল ইজ আ লিটল ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে পার্সি স্টাইল হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম কমার্শিয়াল থিয়েটার, মানে কমার্শিয়াল মেইন স্ট্রিম কোম্পানি থিয়েটার, যেটা পার্সি স্টাইলে হতো। ইউ মে হ্যাভ সিন মানে ইহুদি কি লড়কি, তার মধ্যে ইহুদি কি লড়কি একটা খুব পুরনো প্লে। এবং আমরা যদি বলি যে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি স্টার্টেড উইথ পার্সি থিয়েটার অনলি। মানে আমাদের হিন্দু মানে ভারতবর্ষের প্রথম যে থিয়েটার, প্রথম যে ফিল্মগুলো হয়, যেটা দাদা সাহেব ফালকে বানান, সেই সময় থেকে প্রথম উনি যে সিনেমাটা বানান ওটা একটা পার্সি থিয়েটার ছিল, সেটাকে উনি শুট করেছিলেন। তো ওটার নামটা আমি এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি। সো ওটার পর অনেকগুলো প্লে হয়। ইভেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, যে আমাদের মুঘলে আজমের পৃথ্বীরাজ কাপুর, হি ওন্ড আ পার্সি থিয়েটার কোম্পানি। সো উনি, তারপর আমাদের রঞ্জিত কাপুর, আমাদের অনু কাপুর,
আনু কাপুর রঞ্জিত কাপুরের ফাদারের একটা পার্সি থিয়েটার কোম্পানি ছিল। সো আমাদের সাথে ওই পার্সি থিয়েটার যেটা হয় সেটা ছিল আমার সেকেন্ড উর্দু, মানে প্রথম উর্দু প্লে। ওকে, মানে ওটার স্টাইলটাও একটু অন্যরকম। ওটার স্টাইলের যে চাম্বুটি ক্যারেক্টারটা জঙ্গুরাতে ছিল, সে ওই রকম স্টাইলে আর কি ওর ডায়লগ ডেলিভারিটা থাকতো। ওকে, এরকম একটা কিছু ছিল। जोरावर जोरावर तेरे महल में षड्यंत्र रचने वाले हैं दो, तुझे मार कर तुझे ले ना जाए, छीन ना ले जाए तेरे ताज वो। মানে একটার পর একটা ক্রেসেন্ডো টাইপ একটা ইয়ে। আমার যেরকম একটা ডায়লগ যদি আমি বলি আমার প্লের, ওটা খুব নিচ থেকে এরকম শুরু হতো। परवाह नहीं जो आज जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलूंगा जो सीधा और साफ है, दुख और खौफ है चाहे मेरी निगाह में, मैं खाक भी जो हूंगा तो नेकी की राह में। এরকম স্টাইলে একটা হয়, এবং সেটার সঙ্গে যে পারকাশনিস্ট থাকে ঝাঁঝ পড়ে, তো এইরকম একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়। এবং ওটার সঙ্গে যে প্লেগুলো হতো ওটার সঙ্গে ক্ল্যাপ হতো, মানে 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 পাবলিক সেরকম ভাবে রেসপন্ড করতো। কমার্শিয়াল বলে দ্য ডায়লগ ডেলিভারি অনলি গেভ মি দ্য গুজবাম্পস। তো মানে দ্যাট ইজ লাইক ডিফারেন্ট লেভেল। সো আমাদের টিচার ছিলেন হেমা সিং সাহায়, উনি আমাদের ট্রেন করেছিলেন পার্সি থিয়েটারে। তো সেটা ছিল আমাদের সেকেন্ড, এবং আমার থার্ড প্লে ছিল হচ্ছে ওথেলো, যেটার নাম ছিল হচ্ছে ওথেলোর একটা অ্যাডাপ্টেশন ছিল যেটা উর্দুতেই ছিল। ওটার মানে 150 বছর আগের ইউপিতে বেস করে ওরকম একটা সময়ে আর কি, হ্যাঁ, ওটাকে ইয়ে করা হয়েছিল। তো পুরো প্লেটা ছিল অ্যাক্টিং অ্যান্ড সিঙ্গিং। তো সিঙ্গিংটা ছিল ওই নটঙ্কি ফর্মে, এবং নটঙ্কির একদম অথেন্টিক যারা নটঙ্কি প্লেয়ার, যারা নটঙ্কি আর্টিস্ট, তারা একদম পেছনে বসে থাকতেন হারমোনিয়াম অ্যান্ড ওই নাকাড়া নিয়ে, এবং সেইভাবে আর কি পুরো প্লেটা হতো। তো সেটা আর কি উর্দুতে হয়েছিল। সো সেটা একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। ওটা আমরা ওখানে মানে প্রিপেয়ার, মানে ওই ফর্মগুলো শেখার জন্য ইউপিতে গিয়ে মথুরা বৃন্দাবনের থেকে আমরা 15 দিন 20 দিন ওখানে থেকে সমস্ত ফর্ম শিখি। তারপর এনএসডিতে ফিরে আসি, ওখানে প্লেটা কম্পোজ করা হয়। তারপর আবার ফিরে গিয়ে ইউপি এবং নর্থ ইন্ডিয়া অনেক জায়গায় আমরা শো করি। তারপর আবার এনএসডিতেও শো হয়। তো এরকম আর কি এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল। ওকে, ওয়াও। ওকে, সো যেহেতু টলিউডের ব্যাপারে কথা বলছি, তো ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ লট অফ ট্যালেন্টেড অ্যাক্টার্স, তো তাদের ব্যাপারে একটু জেনে নেব। তো শাশ্বত চ্যাটার্জি, শাশ্বতদার সম্পর্কে কি বলবো নতুন করে, মানে আমার জন্য it was a very learning experience to working with such a veteran actor. He has a legacy of his father and so many years of experience in working in this industry. তো আমার জন্য সত্যি লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল। মানে দ্য ওয়ে হি ক্যারিজ হিমসেলফ অন সেট, অন ক্যামেরা, বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা, দ্য কাইন্ড অফ এনার্জি হি ক্যারিজ উইথ হিমসেলফ। তো এবার ইভেন আমরা ক্যাবও শেয়ার করতাম, আমরা একসাথে প্রলয় শ্যুটের সময় একই গাড়ি আমাদেরকে পিক করতো। তো প্রথমবার তো আমি প্রথম সিজনে তো আমি জাস্ট অবজার্ভই করছিলাম, বিকজ মানে প্রথমবার অ্যাকচুয়ালি নয়, তার আগে একটা সিরিজ করেছিলাম মহাভারত মার্ডার্স। তো সেটাতে আমরা গ্রিন রুম শেয়ার করেছিলাম। তো সেখানে খুব কমই কথা হয়েছিল, বিকজ আমি মানে একটু প্রথমের দিকে আমি অত তাড়াতাড়ি আমি হই না, আমি একটু মানে দেখি মানে একটু বুঝতে সময় লাগে। তো সে যেভাবে নিজেকে ক্যারি করে, তার এনার্জি একটা অন্যরকমই একটা এনার্জি ক্যারি করে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি দেখেছি যে সেটে হেল্প করে, মানে পারফরমেন্সে হেল্প করে। মানে আমরা একসাথে একই ক্যাবে গেছি, মানে সেটে ঢোকার পরেই হিজ এনার্জি শিফট, নট নেসেসারিলি ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা, বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা অলসো, অ্যান্ড উইচ ইজ অ্যামেজিং। তো এবং সেটা শুধুমাত্র কয়েকজনের জন্য না, মানে সবার জন্য। হি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জেস, দেন দ্য ওয়ে হি রিয়াক্ট,
you will feel the different kind of energy he has. মানে he comes in a as a performer. ওকে তো তার পারফর্মিং এনার্জি যে শিফটটা সেটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং টু সি। ওকে আর হিজ ডিসিপ্লিন, হিজ দ্য ওয়ে হি ক্যারিজ হিমসেলফ, হিজ প্রফেশনালিজম, হিজ পাঞ্চুয়ালিটি, অলওয়েজ হি রেডি অফ উইথ হিজ ক্যারেক্টার। Also, sometimes I have to match with his energy sometimes, Yeah. because I had to, মানে ফার্স্ট সিজনে আমার জন্য এক্সপিরিয়েন্স ওরকমই ছিল যে I always have to be on my toe to match the energy, because মানে আমার বেশিরভাগ সিন ওনার সাথেই ছিল। আচ্ছা তো আমি সবসময় আমি কখনো এরকম যেন না হয় যে যদি আমার স্টেটাস ওনার থেকে লো, মানে আমার ডেজিগনেশন ওনার থেকে লো, হি ইজ মাই ওয়ে হাই র্যাঙ্ক অফিসার অ্যান্ড আই ওয়াজ জাস্ট থানা ইনচার্জ, আচ্ছা স্টেশন ইনচার্জ, অ্যান্ড হি ওয়াজ মানে স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার। তো সেই জন্য আমি খুব বেশি চাইলেও খুব বেশি এনার্জি এক্সট্রা আমি প্লে করতে পারবো না, বিকজ আমার স্টেটাসটা ডাউন। তো আমাকে সবসময় সেই হাম্বলি সেভাবেই থাকতে হবে। But still, I tried to match the energy with him. And I enjoyed working with him. কারণ আমার co-actor যখন when they challenge you, I like that. Right. মানে আমার সবসময় চেষ্টা করি যে সেটাকে যাতে ম্যাচ করা যায়, এবং কেউ সেটা যদি আপলিফটিং হয়, মানে সামনের কো-অ্যাক্টর যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করে আরো বেটার পারফর্ম করার জন্য, তো সেইটা আমাকে সেটা আই এনজয় দ্যাট অ্যান্ড আই ট্রাই টু ম্যাচ উইথ দ্যাট। ওকে সোহিনী সোহিনী ইজ অলসো ভেরি গুড, মানে ওর একটা থিয়েটারের একটা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে থিয়েটার করার, অ্যান্ড সব থেকে অ্যামেজিং জিনিস ওর মধ্যে সেটা হচ্ছে যে শি ক্যান সুইচ। ওকে মানে শি ইজ টকিং টু ইউ না রাইট নাও, আরে কি করছো এই সেই, দ্য মোমেন্ট ক্যামেরা রোল অ্যাকশন শি ইজ ইন দ্য ক্যারেক্টার। হ্যাঁ সো দ্যাট আই ক্যান ডু, মানে আমার জন্য খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আই ট্রাই টু বি ইন দ্য ক্যারেক্টার, বি ইন দ্য জোন, আমাকে ওটার মধ্যে থাকতে হয়। আমি এখনো পর্যন্ত আমি আয়ত্ত করতে পারিনি যে আমি অন্য কিছু ইন্টারাক্ট করবো বা অন্য কিছু ডিসকাস করছি। দ্য মোমেন্ট ক্যামেরা রোল আই মানে শিফট, ওটা হয়তো হবে, কিন্তু আমি হয়তো পারবো, কিন্তু আমি ওটাতে মানে বিলিভ করি না, মানে আমি ওটাতে আমি করতেও চাই, ওটা ওই জোনটাতেও আমি যেতে চাই না, বিকজ when I act I enjoy this process, মানে আমি এই কাজটা ভালোবাসি এবং আমি ওটার মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। ওকে মানে আমি যখন একটা ক্যারেক্টার প্লে করছি, ক্যারেক্টারের যে মেন্টাল স্টেট সেটার মধ্যে থাকতে আমার ভালো লাগে। সো সেটাও অনেক সময় আই ট্রাই টু বি কোয়াইট, নট ট্রাই, আই কোয়াইট বিকজ অন্য কোনো ডিসকাশনস হলেও আই ট্রাই টু বি ইন দ্য জোন অন দ্য মাইন্ড অফ দ্য ক্যারেক্টার। ওকে আচ্ছা ইফ নট অ্যাক্টিং তাহলে কি? If not acting, then what other profession you have gone to? Oh, profession. As I said, like so I was in Kingdom of Dreams doing Zangura. So that time I also teaching acting in many. I have taught acting in many institutes in Delhi. তো দিল্লিতে অনেক ইনস্টিটিউট আছে, অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট আছে, সেখান থেকে অনেকবার আমার কাছে অফার এসছে এবং বেশ অনেক জায়গাতেই আমি অ্যাক্টিং ক্লাসেস করিয়েছি। নট অনলি ফর প্রফেশন, বিকজ আমি চর্চাটার মধ্যে থাকতে আমার ভালো লাগে, স্পেশালি ফ্রেশ আইডিয়াস থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। সো আমার এই চর্চাটা ভালো লাগে এবং কাউকে শেখালে আমি দেখেছি আমি আরো বেটার শিখতে পারি। তো সেইটা আমার ভালো লাগতো, সেই জন্য আমি অনেক ক্লাসেস নিতাম। তো 2019 আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম অনেকটা সময় ধরে যে অনেকটা সময় হয়ে গেছে কিংডম অফ ড্রিমসে জাঙ্গুরা করতে করতে 7 years হয়ে গেছে। সো আমারও অনেক, তার মধ্যে অনেক অ্যাক্টার আমার সিনিয়র জুনিয়ররা জয়েন করে শোজ করে আবার ছেড়ে চলেও গেছে বম্বে। বাস আই ওয়াজ স্টিল দেয়ার, অ্যান্ড আমার অনেক সিনিয়র্সরা তাও ছিল এবং আমাকে অনেকে বলছিল যে ইউ শুড নাও মুভ অন টু বম্বে অর সামওয়্যার। তো এরকম সময় আমি ভাবতে ভাবতে আমার কাছে একটা অফার আসে ওই ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকলরেট পাথওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল থেকে, যে ওরা দে আর লুকিং ফর আ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকলরেট থিয়েটার ফেসিলিটেটর। সো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড হি ওয়াজ দেয়ার অ্যাজ এ ডান্স টিচার, সো he has recommended my name. So they have called me up and asked me to join as a theater facilitator. Then I joined there, and there is a new chapter begin.
and actually IB syllabus curriculum টাই একদম different. So by that time I was passed out from NSD with acting specialization in dramatic arts. I have qualified NET JRF as an assistant professor in theatre. Also I have qualified for PhD. Oh. So, but still, so I thought that it will be very easy. But when I joined there, I understood that it is a completely different curriculum, and I have to learn this first. Anyone who is teaching in theatre in IB, so any subject, they have to learn the curriculum first. Otherwise, without that, you cannot teach there, because it is not about that you know the subject. It is about you have to know the curriculum. Then you will teach the subject according to the curriculum. So that was a big task for me to understand the curriculum first there. Then I have started teaching their theatre, and I was enjoying from the second year, because first year it was too much haphazard thing. A lot of things were there coming together at a time. So I was at the same time I was going through the curriculum, and their curriculum also get updated every month. This is a international baccalaureate is all over the world. So they upgrade their syllabus curriculum every month. So you have to keep yourself updated. So from the second year onwards, I start enjoy. And by that time, the lockdown happened and I shifted to film. So there is from another institute, something came to join as a film facilitator. And I joined there, and I started enjoying that, because theater I already knew, but film there was a lot of things I have to learn first. I need to learn, and also this is my interest subject of my interest. So I started I was actually at the same time I was teaching theater and film at the same time. By that time ওটা করতে করতেই actually ওই মন্দার happened. Then it happened, but I enjoy teaching. So you have asked, like, if not acting, then what? Then of course, I mean, anything related to cinema I am happy to be with, like direction. I did cinematography, direction, art for my own film when I was making my own short film. So I enjoy that, because any subject in film I enjoy, whether it's cinematography, whether it's art, whether it's production design, whether it's except writing. Writing আমি এখনো পর্যন্ত অতটা আমি ডেপথে যাইনি, but I like to write. I have written dialogues for one film, one Hindi film. Okay. It's not released yet. Okay. But I enjoy that. I enjoy dialogue writing, and I believe that dialogue writing is a very crucial thing these days. Like, the dialogue part has to be very good. So you're talking about Mondar. One of the biggest strength of Mondar is it's a fantastic dialogues written. Dialogue means not for playing for the gallery. Dialogue means it's very layered and very meaningful. That from one dialogue you will get a lot of meaning. So therefore I feel that dialogue writing is a very crucial and very interesting thing, and I enjoy that. Okay. Because being an actor, I feel that crisis when I get a dialogue which is not well written. So I feel that it has to be good. So therefore my brain start running that how I can pull my performance, because your performance based on the dialogue, because the dialogue is, if it is not well written, then it will not impact your performance. So your performance won't impactful to the audience, because as an audience you are watching it as a whole, not just your if the dialogue is not good, then I won't like your performance. So dialogue has to be good. So therefore মানে ওই রকম ভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় যে এই ডায়লগটাকে আমি কিভাবে আরো বেটার করতে পারি। তো সেরকম ভাবে আমার মানে সিনেমার যে কোনো সাবজেক্টই আমার পছন্দের, বাট apart from cinema, yes, teaching. I enjoy. Okay, so we are almost end of this podcast, and it was great having you, Debashish. খুব ভালো লাগলো কথা বলে, and not only acting, অনেক কিছুর ব্যাপারে তোমার থেকে জানা গেল, and it was
for me also it was very like getting lot of knowledge and information from you. So ভিডিওটা শেষ হওয়ার আগে একটা মেসেজ যদি তুমি ভিউয়ার্সদের দিতে চাও। Message on based on anything? Yeah, based on like এত বছর থেকে তুমি you are stick to acting. So those who want to pursue acting or want to pursue anything. So Two things I can say, which I think everyone knows, but still I would go to the basic. মানে আমার টিচারদের কাছ থেকে আমি এটাই শিখেছি, যেটা তুমি বিলিভ করেছো। হ্যাঁ, most of my teachers says the same thing, that which is actually fact, that whatever you want to do, learn it first. Learn it A to Z. Then you find that এটাকে are you enjoying it or not? If you are enjoying it, then come to acting. If you like acting, if you find that it's very glamorous or something you will get famous overnight, don't come to acting, because there are a lot of hard work, there are a lot of uncertainty, there are a lot of night you will have to awake, and there are a lot of stress also if you don't enjoy it. But if you enjoy it, things will be better. Then you will not wait for the outcome. You will so much emerge with the process that things will be very easier for you. So whatever you want to do in life, learn it and find that whether you are enjoying it or not. If you are enjoying it, things will be very easier for you. I think passionate থাকাটা খুব দরকার। প্যাশনেট থাকার দরকার, নিজের প্যাশনটাকে খোঁজা দরকার, যে why am I enjoying it or not? যদি আমি এনজয় করি, things will be very enjoyable for me. If I don't, then if I came into something which for some other reason, maybe for the byproduct or something, then you may not enjoy it. Yes. Then you may have to leave that in halfway. So your time is wasted, no? So যে টাইমটা তুমি ইনভেস্ট করলে সেটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে। So it's better to explore that and find that are you enjoying it or not? Okay. So yes, that was a great message by Debashish. So this was all about Debashish. Hope you like this video. Videota like করে থাকলে share করুন, subscribe করুন, and send us in the comment section যে আর কি কি topics নিয়ে you want that we discuss. And till then, yeah, just subscribe and like and share. Bye.